हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये आपका दूसरा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हम किसी प्रोग्राम में यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं। सी लैंग्वेज में किसी भी यूज़र से कोई इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। इन सी लैंग्वेज वी यूज स्कैनफ फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। यूज़र से इनपुट लेने की नीड क्या होती है। यूज़र से इनपुट हमें कई वजहों से लेना पड़ता है। अगर हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम का इनपुट यूज़र से लेना पड़ेगा। इसी तरह अलग अलग कैलकुलेशंस और अलग अलग कैलकुलेशन वर्क के लिए हम लोगों को यूज़र से इनपुट लेना होता है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। इन सी लैंग्वेज वी यूज़ स्कैनफ फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। दिस फंक्शन अलाउज यूज़र to store the data in so-called computer memory locations which are oftenly known as variables। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर कहाँ पर होता है। हमारा जो भी डेटा हम यूज़र से इनपुट लेते हैं वो डेटा हमारा वेरिएबल्स में स्टोर होता है। वेरिएबल्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं? हमारे कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन को हम अपनी तरफ से कोई एक पर्टिकुलर नाम प्रोवाइड कराते हैं जिसे वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल नेम इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हमें बाद में पता चल सके कि हमने अपना डेटा कहाँ पर स्टोर करवाया था और बाद में हम उस डेटा को कैलकुलेशन वर्क के लिए यूज़ कर सकें। जैसे देखिए यहाँ पर एक सैम्पल प्रोग्राम बना हुआ है। हमने यहाँ पर दो नंबर्स का एडिशन बनाया है जिसमें हमने दोनों नंबर्स का इनपुट यूज़र से लिया हुआ है। ये हमारी हेडर फाइल्स हैं #include stdio.h और #include conio.h। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। हेडर फाइल्स हमारे सी लैंग्वेज प्रोग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। हमारे प्रोग्राम में हमने जो भी फंक्शंस को यूज़ किया हुआ है वो फंक्शन क्या काम करेंगे और किस तरह से काम करेंगे इसकी डिटेल हेडर फाइल्स के पास मेंशन होती है। अगर हम बात करें stdio.h हेडर फाइल के बारे में तो इस हेडर फाइल में आपके printf और scanf फंक्शन की डिटेल्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कि printf फंक्शन क्या काम करता है ये सभी को पता है। printf फंक्शन डेटा को या किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने में यूज़ होता है। बट printf फंक्शन डेटा को किस तरह से प्रिंट कराता है, कैसे प्रिंट कराता है, इसकी जानकारी आपको stdio.h हेडर फाइल में ही मिलेगी। सेम उसी तरह से conio.h हेडर फाइल भी होती है। conio.h हेडर फाइल के अंदर आपके getch नाम के फंक्शन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और conio.h का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। आगे बात करते हैं मेन फंक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेन फंक्शन सी लैंग्वेज की आत्मा होती है। प्रोग्राम के सारे कोड, जितनी भी हमारी कोडिंग फंक्शनिंग होगी वो सब मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंटीजर a,b,s। ये स्टेटमेंट क्या है? इस स्टेटमेंट को वेरिएबल डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। किसी भी वैल्यू को अगर हम मेमोरी में स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स को क्रिएट करना होता है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहा है कि हमने a, b और s नाम के 3 वेरिएबल्स बनाए हैं और ये तीनों के तीनों वेरिएबल कैपेबल होंगे इंटीजर टाइप ऑफ इनपुट को स्टोर करने के लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पर एक printf स्टेटमेंट लिखा हुआ है। printf स्टेटमेंट में हमने मैसेज फ्लैश कराया है एंटर टू नंबर। जब यूज़र के सामने ये मैसेज फ्लैश होगा देन यूज़र को पता चलेगा कि उसे आगे क्या करना है। हमने मैसेज दिया एंटर टू नंबर। उसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है /n। ये /n किस लिए यूज़ होता है? ये /n यूज़ होता है नई लाइन के लिए। कहने का मतलब ये है अगर आप अपना स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन के लिए मूव करना चाहते हैं देन उसके लिए हम लोग /n को यूज़ करते हैं। जब यूज़र ये मैसेज पढ़ेगा उसके बाद यूज़र का रिस्पांस क्या होगा? इस मैसेज को पढ़ने के बाद यूज़र 2 नंबर्स को इनपुट करने की कोशिश करेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया ये वीडियो इसी बारे में है कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह से लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करना होगा। दैट्स वाई यहाँ पर हमने स्कैनफ फंक्शन लगा रखा है। स्कैनफ फंक्शन यूज़र से इनपुट लेता है। फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर %d। %d के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है।
तो इसका मतलब ये है कि स्कैनफ फंक्शन यूजर से इंटीजर का इनपुट लेना चाहता है। अब चूंकि यहाँ पर 2 बार परसेंटाइल डी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि स्कैनफ फंक्शन यूजर से इनपुट लेगा, 2 इनपुट लेगा और दोनों ही इनपुट आपके इंटीजर टाइप के होंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए आधी बात तो आपको समझ में आ गई कि स्कैनफ फंक्शन यूजर से इनपुट लेने के काम में आता है, परसेंटाइल डी का मतलब इंटीजर इनपुट लेने के काम में आता है, और 2 बार परसेंटाइल डी लगा होने का मतलब है कि ये 2 इंटीजर वैल्यूज का इनपुट ले सकता है। बट अब बात हमारे सामने ये आती है कि ये इंटीजर वैल्यूज का इनपुट कहाँ पर लेगा। उसके लिए देखिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा लगाकर हम वो लोकेशन देते हैं जिस लोकेशन पर ये डेटा स्टोर होगा। कॉमा लगाकर हमने लिखा हुआ है एम्परसेंड ए। एम्परसेंड यहां पर एड्रेस को डिनोट करता है, तो एम्परसेंड ए का मतलब होगा एड्रेस ऑफ ए। इट मींस ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारी पहली इंटीजर वैल्यू है, ये पहली इंटीजर वैल्यू ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारी पहली इंटीजर वैल्यू पूरी मेमोरी में जहां पर भी ए नाम का वेरिएबल बना होगा उस एड्रेस पर, उस लोकेशन पर जाएगी और वहां पर स्टोर हो जाएगी। सेम उसी तरह से हमने कॉमा लगा के लिखा हुआ है एम्परसेंड बी। एम्परसेंड बी मींस एड्रेस ऑफ बी। कहने का मतलब यह है कि दूसरी इंटीजर वैल्यू आपकी बी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 नंबर्स का इनपुट ले लिया, 2 नंबर्स हमने ए और बी में स्टोर करवा लिए। देन उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये रखा है कि किस तरह से हम यूजर से 2 नंबर्स को स्टोर करवा के ऐड कराएंगे। तो ए और बी में हमें यूजर से इनपुट मिल गया है। हमारे प्रोग्राम का मेन लॉजिक केवल इतना सा है, s इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी को ऐड करके ये वैल्यू को s में स्टोर करवा देगा। अब साथ ही साथ यहां पर हम एक चीज और भी सीख लेते हैं कि अगर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे। अभी तक हम प्रिंटफ में केवल स्टेटमेंट्स को ही प्रिंट कराते थे, बट अब हम ये भी सीखेंगे कि प्रिंटफ में अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट कराएंगे। देखिए हमने लिखा प्रिंटफ, ये जो सम इज इक्वल टू लिखा हुआ है ये आपका स्टेटमेंट है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें s नाम के वेरिएबल में रिजल्ट आया है तो s की वैल्यू को प्रिंट कराना होगा। वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने का तरीका ये होता है कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को हमें प्रिंट कराना होता है उस वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं और वेरिएबल का नाम कॉमा लगा के बाहर लिखा जाता है। तो आप देखिए s नाम का जो वेरिएबल है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो सकता है। s नाम का वेरिएबल आपका एक इंटीजर वेरिएबल है और इंटीजर के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी होता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर परसेंटाइल डी लगाया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा लगा के बाहर वेरिएबल का नाम लिखा। अब क्या होगा, s नाम के वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ परसेंटाइल डी के प्लेस पर प्रिंट हो जाएगी। देन उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इन लास्ट हमने गेट ch पुटअप किया है और मेन फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर दिया है। जब आप ये प्रोग्राम कंसोल स्क्रीन पर एज इट इज लिखेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आइए इसको प्रोग्राम को देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर टर्बो C++ के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बना रखा है। एज इट इज हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, सो ऑन। इस प्रोग्राम को एक बार रन करा कर देखते हैं। सबसे पहले इसे कंपाइल करा कर देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर ना हो। कंपाइल कराया, कंपाइल में देखिए यहाँ पर कुछ एरर्स दिखा रहा है, 3 एरर्स। देखिए इसमें क्या है, सी लैंग्वेज के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सी लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपकी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम में जैसा बताऊंगा आपको वैसा ही बनाना होगा। सी लैंग्वेज में सारे के सारे काम आपके स्मॉल लेटर्स में परफॉर्म होते हैं और सी लैंग्वेज में आपके कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा या कम नहीं हो सकती है। इट मीन्स प्रोग्राम में आपको जैसा बताऊंगा या जैसा प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स है उसको आपको वैसे ही फॉलो करना होगा। यहाँ पर एरर की मेन वजह यह है कि देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एम आ गया है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे और एक बार फिर से प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। देखिए आपका कंपाइलेशन सक्सेस हो गया, 0 वार्निंग एंड 0 एरर्स। कंपाइलेशन सक्सेस होने के बाद हम इसे रन कराएंगे। जैसे ही आप रन कराएंगे, रन कराते ही देखिए आपके सामने मैसेज आ रहा है एंटर 2 नंबर, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर /n लगा रखा है। अब हम यहाँ पर 2 नंबर पुटअप करेंगे। ये 2 नंबर रेंडमली आपकी चॉइस के होंगे। हमने फर्स्ट नंबर दिया, एंटर, देन हमने सेकंड नंबर दिया। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आप कीबोर्ड से कोई भी एक बटन हिट कर दें, आप वापस अपनी एडिटर स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। तो ये आपका तरीका है जिस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं।
तो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने सीखा किस तरह से हम यूज़र से इनपुट लेंगे, अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो किस तरह से प्रिंट कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।